हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी एंड अचीव। मैं आज आपके लिए यूपी पीजीटी साइकोलॉजी का रिसर्च मैथोलॉजी टॉपिक लेकर आई हूँ और इससे रिलेटेड मैं कुछ पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊंगी और उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर लेके आऊँगी। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं इस 12 तारीख को आपके लिए एक टेस्ट सीरीज़ लेकर आने वाली हूँ, तो वो आएगा, लेकिन किस टाइम पर आएगा वो अभी मैं क्लियर नहीं बता सकती, क्योंकि आप लोगों के लिए मैं मेहनत कर रही हूँ और अभी बन रहा है वो। जैसे ही बन जाएगा मैं आपको टाइम भी क्लियर करके बता दूँगी। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। तो चलिए हम लोग आज रिसर्च मेथोडोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे और इसमें मुश्किल से समझिए 2 या 4 क्वेश्चन फंस सकते हैं आपके, तो इसीलिए इसको भी कह सकते हैं कि इम्पॉर्टेंट है। वैसे जितने भी टॉपिक दिए हुए हैं सारे इम्पॉर्टेंट ही होते हैं, बस किसी में से ज़्यादा आते हैं और किसी से कम आते हैं। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। मनोविज्ञान का विषय वस्तु, व्यवहार एवं संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं का अध्ययन करना है। इसके लिए वह कई तरह की विधियों को अपनाता है, जिसमें प्रेक्षण मतलब ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटल मेथड, केस स्टडी मेथड, फील्ड स्टडी मेथड और क्रॉस कल्चर मेथड आदि प्रधान है। मतलब इसमें क्या क्या है, बहुत सारी विधियां हैं। कौन कौन सी विधियां हैं? ऑब्जर्वेशन है, एक्सपेरिमेंटल है, केस स्टडी है, फाइल स्टडी है, फील्ड स्टडी है, क्रॉस कल्चर मेथड है। कसौटी के आधार पर प्रेक्षण ऑब्जर्वेशन जो है वो 2 तरह के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन होता है, एक अनकंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन होता है। नियंत्रित प्रेक्षण को क्रमबद्ध प्रेक्षण या सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन भी कहा जाता है। इसमें प्रेक्षण एक निश्चित एवं स्पष्ट नियम के अनुसार प्रेक्षण करता है। मतलब आप नियंत्रित से समझिए कि वो कंट्रोल्ड है ना, तो निश्चित करेगा, निश्चित और स्पष्ट नियम के अनुसार ही प्रेक्षण करेगा। और इसे हम इस तरह के प्रेक्षण की नियमावली एक वैज्ञानिक या एवं तार्किक क्रम पर आधारित होती है। अनियंत्रित प्रेक्षण को अक्रमबद्ध प्रेक्षण भी कहा जाता है। इसमें प्रेक्षण ना तो स्पष्ट नियम अपनाता है, ना ही वैज्ञानिक तार्किक क्रम को अपनाता है। ठीक है, जैसे मैंने बताया था आपको, नियंत्रित है तो वो निश्चित एवं स्पष्ट नियम के अनुसार प्रेक्षण करेगा, अनियंत्रित है तो वो कोई भी नियम और कोई भी वैज्ञानिक तर्क के अनुसार नहीं करेगा। गुडे तथा हॉट के अनुसार अधिकतर अनियंत्रित प्रेक्षण में परिस्थिति स्वाभाविक होता है, जिन्हें प्रेक्षण किया जा सकता है वे बात से अवगत होते हैं कि उनके व्यवहारों का प्रेक्षण किया जा रहा है। इस तरह के प्रेक्षण को स्वाभाविक प्रेक्षण भी कहा जाता है। प्रेक्षण की भूमिका या प्रेक्षण में उनकी सहभागिता के आधार पर प्रेक्षण दो अन्य प्रकारों में बतलाए गए हैं। कौन कौन से बतलाए गए हैं? एक पार्टिसिपेट ऑब्जर्वेशन, एक नॉन पार्टिसिपेट ऑब्जर्वेशन। पार्टिसिपेट ऑब्जर्वेशन क्या है? जिसमें प्रेक्षक व्यक्तियों के क्रियाकलापों में स्वयं हाथ बटाता है, साथ ही साथ उनके व्यवहारों का प्रेक्षण भी करता है। अतः इस तरह के प्रेक्षण में प्रेक्षक उस परिस्थिति का एक सक्रिय भाग बन जाता है जिसमें प्रेक्षण किया जा रहा है। और असहभागी प्रेक्षण में वैसे प्रेक्षण कहा जाता है जिसमें प्रेक्षण व्यक्ति के व्यवहारों का प्रेक्षण एक स्वाभाविक परिस्थिति में तो करता है, परंतु स्वयं व्यक्ति के क्रियाकलापों में हाथ नहीं बटाता है। असहभागी प्रेक्षण को गुडे तथा हॉट ने क्या कहा है? अर्ध असहभागी प्रेक्षण, क्वैसी नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन कहा है। वर्गीकरण व्यवस्था विधि एक ऐसी विधि है जिसमें प्रेक्षणकर्ता व्यक्ति के व्यवहारों को विभिन्न वर्गों में बांटते हुए उनका अभिलेखन करता है, जिससे मशहूर एवं प्रचलित वर्गीकरण व्यवस्था विधि वेल्स द्वारा विकसित की गई है। इसमें 12 वर्ग हैं, 12 कैटेगरी हैं, जिनके माध्यम में समूह व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। वेल्स द्वारा प्रतिपादित इस वर्गीकरण व्यवस्था को अंतःक्रिया प्रक्रिया विश्लेषण कहा जाता है। रेटिंग मापनी एक ऐसा प्रेक्षण शोध विधि है जिसमें प्रेक्षण या रेटर किसी वस्तु, व्यक्ति या घटना को दिए गए वर्ग मापनी के रूप में कार्य करता है। रेटिंग में प्रायः कई तरह की त्रुटियां होती हैं। मुख्यतः से 2 भागों में बांटा गया है, एक नियत त्रुटि तथा परिवर्त त्रुटि। नियत त्रुटि वैसी त्रुटि को कहा जाता है जिसमें रेटिंग लगातार एक खास दिशा में किया जाता है,
परिवेश प्रभाव, कठोरता की त्रुटि, उदारता की त्रुटि, केंद्रीय प्रवृत्ति की त्रुटि इसके कुछ उदाहरण हैं। परिवेश की त्रुटि का सर्वप्रथम जेम्स वेल ने 1907 में किया, परंतु 1920 में थॉर्नडाइक ने इसे वर्तमान नाम से संबोधित किया। इसके तात्पर्य एक ऐसी प्रवृत्ति से होता है कि जिसमें रेटर कोई एक अनुकूल या प्रतिकूल शील गुण में इतना अधिक प्रभावित हो सकता है कि वह व्यक्ति के अन्य शील गुणों का निर्णय काफ़ी हद तक उससे प्रभावित हो जाता है। कठोरता की त्रुटि से तात्पर्य इस बात से होता है जिसमें रेटर व्यक्तियों को हमेशा नीचा रेटिंग करता पाया जाता है, चाहे उसका निष्पादन श्रेष्ठ ही क्यों ना हो। बहुत ही अच्छा रिस्पांस देने के बाद भी उसकी रेटिंग क्या होती है, लो रहती है। एक उदारता की त्रुटि होती है, इसमें क्या होता है, चाहे उसका रिस्पांस अच्छा रहे चाहे ना रहे, उसका जो है रेटिंग हमेशा ऊपर अच्छा पाया जाता है। अब परिवर्त त्रुटि देख लीजिए। इससे तात्पर्य वैसी त्रुटि से होता है जिसमें रेटर द्वारा की गया रेटिंग किसी एक दिशा में अर्थात बीच, ऊपर या नीचे केंद्रित नहीं होता, बल्कि कभी ऊपर कभी नीचे भी कभी बीच में ऐसे जाता है। इसकी प्रमुख त्रुटियाँ कौन कौन सी है? विरोध त्रुटि, तार्किक त्रुटि तथा निकटता त्रुटि। प्रयोगात्मक विधि में जिस चर में जोड़ तोड़ किया जाता है उसे स्वतंत्र चर या तथा जिस चर पर इस जोड़ तोड़ को पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन किया जाता है उसे आश्रित चर कहा जाता है। जब प्रयोगशाला में किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? प्रयोगशाला प्रयोग। जब प्रयोग क्षेत्र या वास्तविक स्थान जैसे स्कूल, दफ्तर, फैक्ट्री आदि में जाकर किया जाता है उसे क्या बोलते हैं? क्षेत्र प्रयोग। मतलब उस पर्टिकुलर क्षेत्र में फील्ड पे जाके आपको करना होता है एक्सपेरिमेंट, तो क्या हो जाएगा? क्षेत्र प्रयोग हो जाएगा। प्रयोग कई तरह के होते हैं जैसे समवेशी प्रयोग, पुष्टि प्रयोग, निर्णायक प्रयोग, अग्रगामी प्रयोग, विश्वसनीय प्रयोग, संवेदी प्रयोग। गेडार्ड 1963 के अनुसार एक उत्तम प्रयोग के 3 प्रमुख अपेक्षित गुण होते हैं। कौन कौन सा होता है? अलगाव, आइसोलेशन, क्रमबद्ध परिवर्तन, सिस्टमैटिक वेरिएशन तथा पुनरावृत्ति, रिपीटेशन। अलगाव से मतलब नियंत्रण में होता है। प्रयोगकर्ता को अध्ययन किए जाने वाले चरों को अन्य चीज़ों से अलग करके उस पर पूर्ण नियंत्रण बनाए रखना आवश्यक होता है। और क्रमबद्ध परिवर्तन में प्रयोगकर्ता किसी एक चर में क्रमबद्ध परिवर्तन करके उसका प्रभाव दूसरे चर पर देखना चाहता है। पुनरावृत्ति से तात्पर्य यह होता है कि प्रयोग की कार्यविधि तथा डिज़ाइन आदि का स्वरूप ऐसा हो कि यदि कोई चाहे उसकी पुनरावृत्ति आसानी से उसके प्राप्त परिणाम की वैधता की जांच हो जाए। मनोविज्ञान में प्रयोगात्मक विधि के अतिरिक्त अप्रयोगात्मक विधियां भी हैं जिनका उपयोग किया जाता है। क्षेत्र प्रयोग, सर्वे विधि तथा एक्स पोस्ट फैक्टो शोध विधि प्रमुख ऐसी ही अप्रयोगात्मक शोध विधियां हैं जो इसे क्या कहा जाता है? सहसंबंधात्मक शोध विधि भी कहा जाता है। वैकल्पिक ठहराव भ्रांति से तात्पर्य क्या है? से तात्पर्य प्रयोग को अनियोजित ढंग से एक ऐसी बिंदु पर रोक देता है जहां के बाद कभी कुछ प्रयास चलना चाहिए तो कभी कुछ चलता है। यह मुख्यतः 2 प्रारूप होते हैं। क्या होते हैं? जब प्रयोगकर्ता को पूर्ण विश्वास हो कि उसकी प्रावकल्पना मतलब हाइपोथेसिस का समर्थन हो रहा है, और दूसरा क्या है? मौलिक रूप से तय किए गए बिंदु के बाद भी आंकड़े संग्रह करते रहना, क्योंकि प्रयोगकर्ता को यह विश्वास होता है कि उसकी कल्पना का अभी समर्थन नहीं किया गया है। उक्त दोनों ही परिस्थिति में भ्रांतिपूर्ण निष्कर्ष पर पहुंचने की संभावना तीव्र हो जाती है। या तो उसे पूरा विश्वास हो कि उसका हाइपोथेसिस जो है वो समर्थन होगा, और या तो वो हाइपोथेसिस को अच्छा करने के बाद भी वो आंकड़े ही कलेक्ट करता रह रहा है कि हो सकता है मे बी उसकी हाइपोथेसिस जो है वो समर्थन उसका ना हो। सर्वे विधि क्या है? देखें, सर्वे विधि में छोटे व बड़े जीव संख्या का अध्ययन उसी जीव संख्या में प्रतिदर्श का चयन मतलब सैंपल्स का चयन करके साक्षात्कार या प्रश्नावली विधि से किया जाता है, ताकि समाजशास्त्री चरों तथा मनोवैज्ञानिक चरों के तुलनात्मक आपतन, वितरण एवं अंतर संबंधों की खोज की जा सके। सर्वे विधि कई तरह के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? साक्षात्कार सर्वे, डाक सर्वे, पैनल सर्वे, दूरभाष सर्वे,
आदि मुख्य हैं। साक्षात्कार सर्वे क्या है? साक्षात्कार सर्वे में भेंटकर्ता आमने सामने की परिस्थिति में उत्तरदाता की उसकी मनोवृत्ति, मन, शोध के विषयों के बारे में कुछ प्रश्न करता है। उसके उत्तर के आधार पर शोध समस्या के बारे में कोई निष्कर्ष तक पहुंचा जाता है। डाक सर्वे में शोधकर्ता शोध समस्या के बारे में प्रश्नों को तैयार कर उसे एक पुस्तिका में छपवाकर डाक के माध्यम से भेजता है और फिर उत्तरदाता उसी को उत्तर देकर फिर उसी शोधकर्ता को लौटा देता है। लेकिन इसमें क्या होता है, कभी कभी उत्तरदाता जो है वो डाक करता ही नहीं है और भेजता नहीं है वापस। पैनल सर्वे विधि में शोधकर्ता एक ही प्रतिदर्श का 2 या 2 से अधिक बार साक्षात्कार लेकर उसकी मनोवृत्ति या विचारों के बारे में अध्ययन कर पाता है। दूरभाष सर्वे क्या है? इसमें जो है दूरभाष के माध्यम से उत्तरदाता में शोध संबंधित प्रश्नों का उत्तर दिया करने की कोशिश होती है। लेकिन इसमें भी क्या होता है कि उत्तरदाता पूछे हुए प्रश्नों का उत्तर खुलकर नहीं दे पाता, क्योंकि बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं जिससे वो नहीं दे पाता कि वो कहाँ पर है, किस स्थिति में है, किसके सामने है। एक्स पोस्ट फैक्टो शोध विधि एक ऐसा अप्रयोगात्मक शोध विधि है जिसमें शोधकर्ता या अध्ययनकर्ता किसी प्रभाव के आधार पर उसके संभावित कारकों पता लगाने की कोशिश करता है। प्रभाव आश्रित चर होता है तथा पहले बीत चुकी हुई घटनाओं या कारकों का स्वतंत्र चर होता है। इस तरह की शोध विधि को करणत्व तुलनात्मक शोध विधि भी कहा जाता है। क्षेत्र अध्ययन विधि मनोवैज्ञानिक शोध का एक अप्रयोगात्मक विधि है जिसमें शोधकर्ता क्षेत्र में या वास्तविक परिस्थिति में जैसे स्कूल, कॉलेज, दफ्तर आदि में जाकर प्राणी के व्यवहार का अध्ययन करते हैं। इस विधि का प्रयोग समाज मनोविज्ञान तथा समाजशास्त्र में किया जाता है। क्रॉस संस्कृति विधि यह विधि जिसमें शोधकर्ता विभिन्न संस्कृतियों में लिए गए प्रतिदर्श का एक तुलनात्मक अध्ययन करके व्यक्ति के व्यवहार एवं संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं के बारे में किसी निष्कर्ष पर पहुंचता है। इस विधि का विशेष लाभ यह है कि इसमें विभिन्न क्रॉस संस्कृति विधि यह विधि जिसमें शोधकर्ता विभिन्न संस्कृति में लिए गए प्रतिदर्शों का एक तुलनात्मक अध्ययन करके व्यक्ति के व्यवहार या संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं के बारे में किसी निष्कर्ष पर पहुंचता है। यह विधि का विशेष लाभ है कि इसमें विभिन्न संस्कृति के व्यक्तियों का एक साथ अध्ययन करके उनके बारे में सामान्यीकरण संभव हो पाता है। अब देखिए, शोध समस्या में चर सम्मिलित होते हैं। किसी वस्तु, प्राणी या चीज़ के मापने योग्य गुण जो हैं वो क्या कहलाते हैं? चर कहलाते हैं। मनोवैज्ञानिक शोधों के चर कई तरह के होते हैं। डिपेंडेंट वेरिएबल्स, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, बहिरंग चर, सक्रिय चर मतलब एक्टिव वेरिएबल्स, गुण चर और एट्रीब्यूट वेरिएबल, गुणात्मक चर क्वांटिटेटिव वेरिएबल, मात्रात्मक क्वांटिटेटिव वेरिएबल, ये सारे। आश्रित चर वह चर होता है जिसके बारे में शोधकर्ता या प्राप्तकर्ता कुछ पूर्व कथन करना चाहते हैं, जिसे अनुक्रिया चर भी कहा जाता है। कर्लिंगर ने इसे पूर्व कल्पित प्रभाव भी कहा है। आश्रित चर के 3 विशेषताएं क्या क्या हैं? आश्रित चर को संवेदनशील होना चाहिए। इसका मतलब यह हुआ कि स्वतंत्र चर ने परिवर्तन के साथ ही इसे परिवर्तित होनी चाहिए। आश्रित चर को वैध होना चाहिए और आश्रित चर को विश्वसनीय होना चाहिए। क्या क्या होना चाहिए? सेंसिटिव, वैलिड और रिलायबल होना चाहिए। स्वतंत्र चर वैसे चर को कहा जाता है जिसमें प्रयोगकर्ता द्वारा जोड़ तोड़ किया जाता है। उसे कर्लिंगर ने पूर्व कल्पित कारण कहा है। स्वतंत्र चर को पहले नियंत्रित चर भी कहा जाता था और इसे उद्दीपक चर भी कहा जाता है। स्वतंत्र चर 2 तरह के होते हैं, टाइप ई स्वतंत्र चर और टाइप एस स्वतंत्र चर। सक्रिय चर एक तरह का स्वतंत्र चर ही होता है। कर्लिंगर ने कहा कि कोई भी चर जिसमें जोड़ तोड़ किया जाता है सक्रिय चर कहलाता है। गुण चर वैसे चर को कहा जाता है जिसमें जोड़ तोड़ किया जाना संभव नहीं है। गुणात्मक चर वैसे चर को कहा जाता है जिसमें ऐसी श्रेणियां होती हैं जिसे मात्रा के रूप में सुव्यवस्थित किया जा सकता है। प्रजाति, धर्म, पेशा आदि गुणात्मक चर हैं। एक उत्तम प्रकल्पना मतलब हाइपोथेसिस के कुछ विशेषताएं होती हैं। क्या क्या होती हैं? प्रकल्पना को जांचनीय होना चाहिए मतलब टेस्टेबल होना चाहिए। अध्ययन किए जाने वाले क्षेत्र की अन्य प्रकल्पना का बनाई गई प्रकल्पना के साथ तालमेल होना चाहिए। प्रकल्पना को मितव्ययी होना चाहिए। हाइपोथेसिस में तार्किक पूर्णता तथा व्यापकता का गुण होना चाहिए।
हाइपोथेसिस के क्षेत्र में मौजूदा सिद्धांत एवं तथ्यों से संबंधित होना चाहिए। प्रकल्पना में अधिक से अधिक अनुमिति किया जाना संभव होना चाहिए तथा उसका स्वरूप सामान्य होना चाहिए। प्रकल्पना को उपलब्ध वैज्ञानिक परीक्षणों एवं उपकरणों से संबंधित होना चाहिए और परिकल्पना को सब प्रत्यात्मक रूप से मतलब कॉन्सेप्चुअली स्पष्ट होना चाहिए। प्रकल्पना कई प्रकार के होते हैं। शोध प्रकल्पना, रिसर्च हाइपोथेसिस, कार्यरूप प्रकल्पना, वर्किंग हाइपोथेसिस, नल प्रकल्पना, नल हाइपोथेसिस, सांख्यिकी प्रकल्पना, स्टैटिकल हाइपोथेसिस प्रधान है। शोध प्रकल्पना से तात्पर्य वैसी प्रकल्पना से होता है जो किसी घटना या तथ्य के लिए बनाए गए विशिष्ट सिद्धांत में निकाली गई अनुमिति पर आधारित होता है। नल प्रकल्पना शोध प्रकल्पना के ठीक विपरीत है। सचमुच में यह प्रभाव की नहीं प्रकल्पना होती है, हाइपोथेसिस ऑफ नो इफेक्ट। सांख्यिकी प्रकल्पना से तात्पर्य वैसी प्रकल्पना होती है जिसमें सांख्यिकी जीव संख्या के बारे में विशेष संबंध की युक्ति होती है जिसे शोधकर्ता अपने प्राप्त आंकड़ों के आधार पर स्वीकृत या अस्वीकृत करना चाहता है। किसी भी प्रकल्पना के कई कार्य होते हैं जिसमें सिद्धांतों की जांच करना, नए सिद्धांत का प्रतिपादन करना और किसी घटना का वर्णन करना आदि प्रमुख है। शोध डिज़ाइन के प्रमुख मुख्य प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन और नॉन एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन। प्रयोगात्मक डिज़ाइन के मुख्य दो स्वरूप हैं, प्रयोज्य या समूह के मध्य डिज़ाइन तथा प्रयोज्य या समूह के भीतर डिज़ाइन। प्रयोज्य या समूह के मध्य डिज़ाइन में स्वतंत्र के प्रत्येक स्तर में प्रयोज्यों को एक अलग अलग समूह को निरूपण दिया जाता है। प्रयोज्यों या समूह के भीतर का डिज़ाइन में प्रयोज्यों का एक ही समूह स्वतंत्र के प्रत्येक स्तर में उपयोग किया जा सकता है। प्रयोज्यों के भीतर के डिज़ाइन में कम क्रम प्रभाव को प्रतिसंतुलन द्वारा नियंत्रित किया जाता है, परंतु पूर्णतः हटाना संभव नहीं हो पाता। प्रयोज्यों या समूह के भीतर डिज़ाइन के मुख्य रूप दो भाग हैं, पूर्ण प्रयोज्यों के भीतर डिज़ाइन और अपूर्ण प्रयोज्यों के भीतर डिज़ाइन। डबल बाइंड एक ऐसा प्रयोगात्मक प्रविधि है जिसमें ना तो प्रयोज्य है और ना ही उस व्यक्ति को जो प्रयोगात्मक प्रविधियों का क्रियान्वयन कर रहा है को इन चीज़ों का ज्ञान नहीं होता जो प्रयोग के महत्वपूर्ण पहलू समझे जाते हैं। इस विधि का प्रयोग सामान्यतः प्रयोगकर्ता पूर्वाग्रह, मांग विशेषताओं तथा प्लेसबो प्रभाव को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। कभी कभी प्रयोगात्मक शोध का स्वरूप कुछ ऐसा होता है जिसमें प्रयोज्यों का एक समूह नहीं होता, मात्र एक प्रयोज्य की हिस्सा होती है। इसे एकांकी प्रयोगात्मक डिज़ाइन भी कहा जाता है। एकांकी प्रयोगात्मक शोध में मूलतः तीन तरह के प्रयोगात्मक डिज़ाइन का उपयोग होता है, प्रत्याहार डिज़ाइन, उलटाव डिज़ाइन तथा आधार रेखीय डिज़ाइन। मनोवैज्ञानिक शोधों में कई विधियां या आंकड़े संग्रह किए गए हैं जिसमें प्रेक्षण, साक्षात्कार, प्रश्नावली, परीक्षण तथा मापनी प्रमुख हैं। मायर नियम एक ऐसा निबंधक नियम है जिसका प्रतिपादन अमेरिकन नॉर्मन R.F. मायर द्वारा किया गया है, जिसके नियम के माध्यम से मायर वह संदेश अपने उन सहकर्मियों को दिए हैं जिनका उनके सैद्धांतिक मॉडल से ज़रूरत से ज़्यादा लगाव होता है कि अगर आंकड़ा सिद्धांत में फिट नहीं हुआ तो उस आंकड़े को निश्चित रूप से हटा देना चाहिए। फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, और मैं कोशिश करूँगी कि शाम तक फिर दूसरी वीडियोस ले आऊँ, क्योंकि मैं भी चाह रही हूँ कि एक दिन में 2 वीडियो लाऊँ और जल्दी से जल्दी आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करा दूँ। तो आप मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। वैसे आपका बहुत सपोर्ट मुझे मिला है, बहुत प्यार मिलता है आप लोगों का, तो ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए और कमेंट कर दिया करिए। आपके कमेंट से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज़ अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए।